इस वीडियो में आप एकदम आसान भाषा में समझने वाले हो सब कुछ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वो राज्य का औपचारिक प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। संविधान के अनुसार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति ही भारत के प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं और संविधान के रक्षक माने जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत व्यापक है और उन्हें 5 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति हमारे देश की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का सर्वोच्च प्रमुख माना जाता है। संविधान ने राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, जिनसे वो देश के प्रशासन, नियुक्ति, सेना और विदेश संबंधों को नियंत्रित करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझें। राष्ट्रपति को देश का कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है। मतलब, जो भी प्रशासनिक या सरकारी काम होते हैं वे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। असल में निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लेते हैं, लेकिन उन फैसलों को लागू करने का औपचारिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। उदाहरण से समझते हैं चलिए। अगर कोई कानून लागू करना है या नई नीति लानी है तो वो आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो राष्ट्रपति को बाकी मंत्रियों की एक सूची देता है। उसी सूची के आधार पर राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रियों की ही नहीं, बल्कि कई बड़े और जरूरी पदों पर भी नियुक्ति करते हैं। जैसे किसी राज्य में राज्यपाल को वही चुनते हैं जो उस राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। देश के पैसों और सरकारी खर्चे का हिसाब रखने वाला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होती है। आसान भाषा में इसका काम है सरकार के सारे पैसों का हिसाब रखना और ये देखना कि सरकार ने जहां खर्च दिखाया है वहां सच में पैसा खर्च हुआ है या नहीं। चलो फिर से वापस आते हैं। इसी तरह चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। युद्ध छेड़ने या युद्ध समाप्त करने की औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। सेना के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसका मतलब है कि भारत की सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका सबसे ऊंची होती है। राष्ट्रपति और विदेश संबंध। राष्ट्रपति भारत के विदेश मामलों में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे अन्य देशों में भारत के राजदूत नियुक्त करते हैं। जब कोई विदेशी देश अपने राजदूत को भारत भेजता है तो उसे आधिकारिक रूप से मान्यता देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति भारत की ओर से विदेशों के साथ दोस्ती या समझौते को मान्यता देते हैं। तो ये होती है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। अब बात करते हैं सेकंड पावर की, लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति का संसद के साथ संबंध बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संसद के कामकाज में एक अहम भूमिका दी गई है। संसद का कोई भी सत्र बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं शुरू या समाप्त हो सकता। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ही तय करते हैं कि संसद कब बैठक करे और कब उसका सत्र समाप्त हो। ये अधिकार उन्हें संवैधानिक शक्ति के रूप में प्राप्त है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संतुलन बनाता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं।
जरूरत पड़ने पर अधिवेशन स्थगित या समाप्त भी कर सकते हैं। अगर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है या नई चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी है, तो लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति का अधिकार है। यानी संसद की कार्यवाही पर राष्ट्रपति का नियंत्रण नहीं, लेकिन मार्गदर्शन और समय तय करने में महत्वपूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति साल में कम से कम एक बार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करते हैं। इसे राष्ट्रपति का संबोधन कहा जाता है और इसमें वो सरकार की नीतियों, योजनाओं और अगले साल के एजेंडे के बारे में जानकारी देते हैं। ये लोकतंत्र में सूचना और पारदर्शिता बनाए रखने का तरीका है। इतना ही नहीं, संसद द्वारा पारित हर विधेयक, बिल को लागू होने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक से सहमत नहीं है, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर संसद उसी विधेयक को दूसरी बार पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी ही होती है। ये शक्ति लोकतंत्र में संतुलन बनाती है। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, यानी सत्र की छुट्टी या स्थगन हो, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का प्रभाव बिल की तरह ही कानून की तरह होता है। ये सत्ता का उपयोग तब होता है जब तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो और संसद सत्र में उपस्थित न हो। संसद में मनोनीत सदस्य नियुक्त करना। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये लोग आम चुनाव से नहीं आते, बल्कि विशेष क्षेत्रों जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं। इसका उद्देश्य संसद में विशेष ज्ञान और अनुभव को शामिल करना है। अब आसान भाषा में समझे। राष्ट्रपति संसद के संचालन में मार्गदर्शक और संवैधानिक शक्ति है। वो सत्र बुलाने, स्थगित करने, संबोधित करने, विधेयक मंजूरी देने और अध्यादेश जारी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति का काम केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखना है। तो ये सभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति और न्याय व्यवस्था का संबंध। राष्ट्रपति केवल संसद से ही नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी कारण उन्हें न्याय से जुड़ी कई विशेष शक्तियां दी गई है। सबसे पहले, राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराधी को माफी देने का अधिकार होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सजा पा चुका है, तो राष्ट्रपति चाहें तो उसे पूरी तरह माफ कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति सजा को बदल सकते हैं। मतलब अगर किसी को मृत्युदंड मिला है, तो उसे उम्र कैद में बदलना या बड़ी सजा को छोटी सजा में बदलना राष्ट्रपति की शक्ति है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति चाहे तो किसी की सजा को कम भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी को 10 साल की जेल हुई है, तो उसे घटाकर 5 साल भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास सजा को कुछ समय के लिए टालने का भी अधिकार है। ये तब काम आता है जब किसी केस पर दोबारा विचार होना बाकी हो। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो सजा को हल्का भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बीमार या गर्भवती महिला को कड़ी सजा मिली है, तो उसे नरम सजा में बदला जा सकता है। ये सारी शक्तियां खासकर तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब बात मृत्युदंड की आती है, क्योंकि इसमें इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति देश की न्यायपालिका के बड़े अधिकारियों जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी करते हैं। इस तरह देखा जाए तो न्याय व्यवस्था के सबसे ऊंचे स्तर पर भी राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति सिर्फ संसद और न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक और वित्तीय नीतियों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले संसद में जो वार्षिक बजट, एनुअल बजट पेश किया जाता है, वो सीधे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के देश का बजट संसद में नहीं रखा जा सकता।
इसके साथ ही संसद में अगर कोई वित्तीय विधेयक, मनी बिल लाना हो तो उसकी भी मंजूरी सबसे पहले राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। मतलब वित्तीय मामलों से जुड़े बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश ही नहीं हो सकते। इसी तरह राष्ट्रपति ही समय समय पर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की स्थापना करते हैं। ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व और धन के बंटवारे से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले करता है। इस तरह देखा जाए तो देश की आर्थिक व्यवस्था को संतुलित और व्यवस्थित रखने में भी राष्ट्रपति की भूमिका अहम होती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी और विशेष शक्तियां तब सामने आती है जब देश किसी आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा हो। संविधान में इसके लिए 3 प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान किया गया है। 1. राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। सबसे पहले अगर देश पर युद्ध, बाहरी हमला या आंतरिक विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है और नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार निलंबित भी हो सकते हैं। यानी ये आपातकाल सीधे देश की एकता और सुरक्षा से जुड़ा होता है। 2. राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356। अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से विफल हो जाए, जैसे राज्य सरकार काम न कर पाए या बहुमत खो दे, तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इस समय राज्य की विधायिका निलंबित हो जाती है और राज्य का शासन सीधे केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। यानी ये आपातकाल किसी खास राज्य की स्थिति सुधारने के लिए होता है। 3. वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगर देश की वित्तीय स्थिरता पर खतरा आ जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के वेतन घटाए जा सकते हैं और संसद की कई वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। यानी ये आपातकाल देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए होता है। इस तरह देखा जाए तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख नहीं है, बल्कि संविधान का रक्षक, राष्ट्र की एकता का प्रतीक और संकट की घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में उसके पास असाधारण शक्तियां होती है। इस तरह राष्ट्रपति का पद भारतीय लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो इसके साथ ही ये अध्याय यहां पूरा होता है। आई होप ये आपके कुछ काम आएगा।